Hi friend, welcome to my channel and today we are going to study, actually we have started the chapter number 2, that is measuring economics and economic growth, right? तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमारा जो टॉपिक है आज जो हम कवर करेंगे वो है जीडीपी डिफ्लेटर के बाद का टॉपिक। अब हम देखो ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जब हम एक रियल अराइविंग एट रियल फ्रॉम नॉमिनल इनवर्ड्स, एक तो होती है नॉमिनल वैल्यू, एक होती है रियल। तो द इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डिफ्लेटर अराइविंग एट रियल फ्रॉम नॉमिनल। जब हम रियल पे अराइव करते हैं नॉमिनल से, तो वो डिफ्लेटर के का यूज जो है उसका इन्वॉल्व करती है। It helps take out the contribution of inflation to the value of the output। ये हमें क्या हेल्प करती है? It helps take out the contribution of inflation। ये हमें हेल्प करती है टेक आउट करने के लिए, क्या कंट्रीब्यूशन किसका? इन्फ्लेशन का, टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इट इज एक्चुअली प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं है, बस एक प्राइस इंडेक्स है। जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी वैल्यू द करंट प्रोडक्शन एट बेस ईयर प्राइसेस, जो भी हमने बेस ईयर लिया है, फॉर एग्जांपल ये 2023 चल रहा है, तो हम अगर बेस ईयर लेंगे 2018 का सपोज करो, या फिर 2020 का ले लेते हैं बेस ईयर। 2020 का रहने देते क्योंकि उस टाइम पे पैंडेमिक हुआ था, तो हम 2018 का ही सही रहेगा, राइट। 2018 हमने अपना बेस ईयर ले लिया है, ठीक है। बेस ईयर प्राइस और प्राइसेस ऑफ एनी अदर ईयर फॉर कंपैरिजन के लिए हम देखेंगे कि प्राइस चेंज कैप्चर होगा। जो प्राइसेस इस साल थे वो प्राइसेस 2023 में नहीं होंगे, जो 2018 में होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि कमोडिटीज के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज ही होगी। फॉर एग्जांपल, अगर 10 एप्पल्स मेड अप द जीडीपी लास्ट ईयर बेस ईयर एंड द मार्केट वैल्यू वाज 10 and the current year GDP is valued in 15, it does automatically mean that in the current year 15 apples are produced। ठीक है, तो अगर वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। नंबर में भी एनीथिंग 1 एप्पल और मोर। इन ऑर्डर टू अराइव एट द नंबर ऑफ एप्पल्स प्रोड्यूस इन द करंट ईयर वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस चेंज। अगर हमें ये देखना है कि कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं इस करंट ईयर में, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो प्राइस चेंज है वो कितना हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से। अगर प्राइसेस कांस्टेंट है, अगर प्राइसेस हमारे क्या है, कांस्टेंट है, तो जो नंबर है एप्पल का प्रोड्यूस्ड है वो 15 है, ठीक है। अगर प्राइसेस हमारे कांस्टेंट है तो जो नंबर है एप्पल का जो प्रोड्यूस्ड है वो क्या है, 15 है। अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा तो वो कम होगा, एंड इफ देयर इज डिफ्लेशन इट इज ग्रेटर। तो महंगाई जब होती है तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर मंदी है तो वैल्यू जो है प्रोडक्ट्स की वो बढ़ जाएगी। तो एज पर जीडीपी डिफ्लेटर, अगर हमने प्रोड्यूस किए सिर्फ 10 एप्पल करंट ईयर में, तो इन्फ्लेशन जो है वो क्या है हमारा 50% है ऑन बेस ऑफ 10। मतलब अगर हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें, हमने इस साल भी 10 एप्पल ही प्रोड्यूस करे हैं, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, 50% होगा ऑन बेस ऑफ 10, विच इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी लास्ट ईयर बेस। जीडीपी डिफ्लेटर शोज इट एज 50%, ठीक है। 50% हमारा क्या होगा, वो डिफ्लेशन हुआ, डिफ्लेटर हुआ। इट इज कॉल्ड डिफ्लेटर बिकॉज इट टेक्स द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर एंड कंपेयर्स इट टू द लास्ट ईयर। इस साल की हम वैल्यू लेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर की वैल्यू से, और वी जनरली गो फ्रॉम हाई टू लो प्राइसेस। हाई प्राइसेस से कहाँ पे हम लो प्राइसेस तक जाएंगे। इट is deflation from the current to the previous base year and inflation from previous base year to current year। मतलब क्या होता है कि डिफ्लेशन है ये, अगर हम करंट ईयर से प्रीवियस ईयर की तरफ जा रहे हैं तो डिफ्लेशन हुआ है, और इन्फ्लेशन हुआ है अगर हम प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की तरफ जा रहे हैं। पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं तो ये महंगाई इन्फ्लेशन हुआ है, और अगर हम ऐसे जा रहे हैं पास्ट से प्रेजेंट से पास्ट की तरफ, तो हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये डिफ्लेशन हो, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट रीजन। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जब जीडीपी का डिफ्लेटर नेगेटिव होगा तो नॉमिनल जीडीपी कम होगी रियल जीडीपी से, यानी कि जीडीपी का जो डिफ्लेटर है उसकी वैल्यू माइनस में है,
तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कम होगी। इट मीन्स कि यहाँ पे कंट्री में डिफ्लेशन हुआ है, ये जो हमारी कंट्री है इसमें क्या हुआ है, डिफ्लेशन हुआ है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू नेगेटिव है तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी रियल जीडीपी। जो भी जो प्राइसेस है उसमें चेंज होगा वो डिस्टोर्ट कर सकता है परसेप्शन किसका, एक्चुअल जीडीपी का, इवन विदाउट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। प्राइसेस में भी अगर चेंज हुआ है ना तो वो डिस्टोर्ट कर सकता है जीडीपी की जो परसेप्शन है उसको, चाहे यहाँ पे इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो क्वांटिटी में जो गुड्स और सर्विसेज की वो प्रोड्यूस करे इकोनॉमी में। देयरफॉर प्राइसेस का भी इम्पैक्ट है, हमें इसके इम्पैक्ट को रिमूव करना है टू अराइव एट अ ट्रू मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम प्राइसेस का इम्पैक्ट जो पड़ रहा है जीडीपी कैलकुलेट करने में उसको भी हम खत्म कर देते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, सिर्फ एक प्राइस इंडेक्स है, ये कवर करता है पूरी इकोनॉमी को, अनलाइक एनी अदर प्राइस इंडेक्स दैट इज कंफाइंड टू अ बास्केट ऑफ गुड्स एज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हम इन्फर्ड करेंगे नेशनल इनकम से डेटा, नेशनल इनकम डेटा ऑफ टू कंपेरेबल पीरियड्स। ठीक है, दो कंपेरेबल पीरियड्स हमने लिए, उनका जो हमने डेटा लिया है, ठीक है, नेशनल इनकम डेटा, ये अवेलेबल है विद लॉन्ग लैग एंड हेंस हैज वेरी लिमिटेड यूज फॉर पब्लिक पॉलिसी। तो बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये अवेलेबल है। तो इसका जो पब्लिक की जो पॉलिसी हम बनाते हैं उसमें अगर हम इसको यूज करें जीडीपी डिफ्लेटर को, तो इसका इतना अच्छा यूज हम कह सकते हैं कि उसमें नहीं है। अब आता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम एक्चुअली में होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट हम करते हैं बाय डिडक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट। कुछ बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि नेशनल इनकम जब भी कैलकुलेट करेंगे उनसे ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देते हैं, पे करते हैं, उनको माइनस कर देंगे, इससे नेट नेशनल प्रोडक्ट से। और सब्सिडीज जो हमें दी है सरकार ने वो सब्सिडीज हम ऐड कर देंगे। नेशनल इनकम जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इस पे फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जो टैक्सेस दिए हैं हमने वो हम माइनस कर देंगे और जो सब्सिडीज हमें मिली है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। क्योंकि सब्सिडीज भी तो एक तरह की इनकम हुई और जो टैक्सेस है वो हमारी पॉकेट से जा रही है, तो ये तो हमारी अर्निंग हुई है ना, ये तो हमारी क्या हुई, अर्निंग हुई। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं भाई, अपनी पॉकेट से दे रहे हैं, पॉकेट से हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये हम माइनस कर देंगे। बेस ईयर क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ है आपको मेजर करना है तो आप कैसे करोगे, कंपैरिजन करके। तो हमें कंपैरिजन करना है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी है टाइम में, इसको हम बेस ईयर भी बोलते हैं। कोई ऐसा ईयर 3-4 साल पुराना, 2-3 साल पुराना, जहां पे इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुई है, वो हम ले लेंगे। जितनी भी ऑर्गेनाइज कमर्शियल प्रोडक्शन है उस ईयर में वो क्या बोलते हैं, जीडीपी बनाते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट नंबर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इज मेड इन सब्सीक्वेंट ईयर। जो मेजरमेंट होता है भाई ग्रोथ का वो कहाँ पे बनता है, सब्सीक्वेंट ईयर्स में, इसमें परसेंटेज टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी अगर 100 रुपीज की है बेस ईयर 2011 से 12 में, तो नेक्स्ट ईयर 2012 से 13 में वैल्यू अगर उसकी 108 थी, तो ये जो रेट है नॉमिनल ग्रोथ का वो 8% है। ठीक है, 8% है। यहाँ पे 100 थी, यहाँ पे 108 थी, तो ये रेट कितना हुआ, 8%। 100 रुपीज पे से 8 रुपीज का जो हमारा नॉमिनल ग्रोथ आया है वो 8%। सेम goods and services are considered as the output in both the years. If there are new goods produced in the later years after the base year is fixed, those goods are not included in the GDP figures. कभी कभी क्या होता है कि हमने नए गुड्स बनाए हैं कुछ, ठीक है, तो वो गुड्स हम उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे जीडीपी की फिगर में और उनको कंसिडर ही नहीं करेंगे हम कंपैरिजन के लिए। ये लिमिटेशन है जब हम मेजर करते हैं ग्रोथ को एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट तक। तो इसमें कुछ जो नए प्रोडक्ट्स बने होंगे वो तो हम कंपैरिजन में ही नहीं आ रहे, राइट। करंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, बेस ईयर के जो प्राइसेस है वो हम कंसिडर करते हैं कांस्टेंट, क्योंकि वो बेस बनाते हैं कंपैरिजन के लिए दो या दो से ज्यादा फिगर्स। इट इज अलोकेटेड एट द वैल्यू ऑफ 100 इन एन इंडेक्स। इसको हम क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं किसकी वैल्यू पे, 100 की जो 100 होता है 100 की वैल्यू पे क्या करते हैं हम इसको अलोकेट करते हैं एट द वैल्यू ऑफ 100 इन एन इंडेक्स। मार्केट वैल्यू जो है करंट ईयर जीडीपी का, मार्केट वैल्यू अगर हम देखें इसका करंट ईयर जीडीपी का एक गिवन आउटपुट के, वो क्या है, वो करंट वैल्यू होती है व्हेन इट इज वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइसेस। जब इसको हम वैल्यू करेंगे किस पे, बेस ईयर प्राइसेस पे, यानी कि कांस्टेंट प्राइसेस पे, रियल ग्रोथ रेट अराइव होगी। ये हमें क्या देगी, रियल आउटपुट देगी, बेस ईयर प्राइसेस देगी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉमिनल आउटपुट। करंट प्राइसेस से वो डिफरेंट होगी। इस प्रोसेस में जो क्या होता है, इंक्रीज जो होता है हमारा, इंक्रीज जो होता है वैल्यू में जीडीपी की, इन्फ्लेशन की वजह से उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, और रियल इंक्रीज जो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो हम काउंट करेंगे। नेशनल इनकम सीरीज इंक्लूड करता है ग्रोथ फिगर्स को सारे ईयर्स में जिसमें सेम बेस ईयर हमारा रहा। बेस ईयर जो है नेशनल अकाउंट्स का वो चेंज होता है पीरियोडिकली, ऐड करने के लिए न्यू गुड्स को और सर्विसेज को इकोनॉमी में, and thus to depict a true picture of the economic production and growth. For example, जैसे सॉफ्टवेयर है, स्मार्टफोन एक्सेट्रा है recent origin पे, and if the base year remained in the 1990s, the same would be not tracked. तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम अपने बेस ईयर को भी क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम जो अपना जो बेस ईयर होता है उसको हम क्या करते हैं, चेंज हमें करना चाहिए। Same would be no track. Thus, numbers do not give a true picture of growth and is its related concept like employment, etc. Similarly, जब हम कंटिन्यू करते हैं मेजर करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को जो that are no longer in production as they were, for example, जैसे जैसे जूट है, टाइपराइटर्स है, etc. तो हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रोडक्शन था उसमें एक डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, while in reality they are replaced by new products। लेकिन क्या हुआ भाई, जब आप देखेंगे जैसे फोन थे हमारे, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं तो जो पुराने गैजेट्स थे हमने वो करके नए अपने जो इम्प्रूव जो गैजेट्स थे विद न्यू फीचर्स वो हमने लॉन्च किए मार्केट में, वो हमने प्रोडक्शन किया उनका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनका फॉल हुआ प्रोडक्शन का, रियलिटी ये है कि उनको हमने न्यू प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिया है। देयरफॉर बेस ईयर नीड्स टू बी ब्रॉट क्लोजर टू द करंट ईयर। इस वजह से ये जरूरी है कि जो भी बेस ईयर हम चूज करते हैं उसको हम क्लोजर लेके आए करंट ईयर के साथ। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन रिकमेंड करती है कि बेस ईयर शुड बी रिवाइज एवरी 5 ईयर। हर 5 साल बाद हम अपना बेस ईयर रिवाइज करें तो ये बेहतर होगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया है जो बेस्ड है जिसपे हमें बेस ईयर को चूज करते हैं। बेस ईयर इतना क्लोज होना चाहिए एज पॉसिबल टू द करंट ईयर। ठीक है, एट द सेम टाइम डेटा शुड बी अवेलेबल ऑन अ रिलायबल बेसिस। उस बेस ईयर का डेटा भी हमारे पास अवेलेबल हो। इट शुड नॉट बी एन एक्सेप्शनल ईयर विद लार्ज फ्लक्चुएशंस ड्यू टू एनी वन ऑफ इवेंट्स लाइक डीमोनेटाइजेशन, वॉर, सीवियर ड्रॉट एंड सो ऑन। और जब आप बेस ईयर को चूज कर रहे हैं तो आप ये देखें कि उस बेस ईयर में कुछ भी ऐसी चीजें ना हुई हो जिससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा हो, जैसे डीमोनेटाइजेशन ना हुआ हो, कुछ वॉर ना हुई हो, कोई पैंडेमिक ना आया हो। ठीक है, ऑलराइट। तो एक स्टेबल बेस ईयर होना चाहिए। सीजनलिटी क्या होती है, सीजनैलिटी क्या होती है, सीजनैलिटी जब हम मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, सिमिलर पीरियड्स नीड टू बी कंपेयर। जब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ सर्टेन क्वार्टर में ईयर का वो 5% है, इसका मतलब है कि ऑन द बेस प्रोवाइडेड बाय द सेम क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर। मतलब अगर क्वार्टर पे हम कंपैरिजन करें तो बेस ईयर के जो क्वार्टर होगा हम उसको भी कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सीजनलिटी। Seasonality in very simple terms, same region should be compared, same season should be compared.
Seasonal adjustment ensures that movements in GDP or any other features जैसे कि इन्फ्लेशन हुआ है, एम्प्लॉयमेंट आया है, फॉरेन फाइनेंशियल इनफ्लोज आए हैं, मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रू पैटर्न्स किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। नेशनल आउटपुट को हम सीजनली डिटरमिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वार्टर अगर हम देखें अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, दशहरा होता है, दिवाली होती है, क्रिसमस होता है एक्सेट्रा, तो यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा परचेज होगी। ऑल्सो खरीफ क्रॉप्स भी आते हैं मार्केट में। अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर है वो किसी भी ईयर में इसके तीन हैज दीज इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड सो कंपेरेबल। अगर हम कंपेयर करते हैं जुलाई सितंबर क्वार्टर को करंट ईयर का विद द सेम क्वार्टर्स इन द प्रीवियस ईयर्स, इट यील्ड्स एक्शनेबल रिजल्ट since the southwest monsoon begin in June and continues for 2-3 months impacting construction activities। ठीक है, तो सेम जो मंथ है उसको हम प्रीवियस ईयर के सेम मंथ से अगर कंपैरिजन करें तो तब ज्यादा बेहतर हो। अब आता है भाई आपका पोटेंशियल जीडीपी होता क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी, ऐसा ठीक है इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। देखिए पोटेंशियल जीडीपी जो है वो पोटेंशियल आउटपुट है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विदाउट डिस्टेबलाइजिंग द मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। जैसे कुछ भी पोटेंशियल आउटपुट का मतलब होता है इकोनॉमी जो प्रोड्यूस कर सकती है डिस्टेबलाइजेशन करे बिना, किसको, जैसे कि इन्फ्लेशन को, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को, ये स्टेबल होनी चाहिए, फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए एंड सो ऑन, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, ये एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन है जो हम अचीव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे एक्चुअल जीडीपी वो है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, और जो डिफरेंस होता है बिटवीन पोटेंशियल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट इज रिफर्ड टू एज आउटपुट गैप और जीडीपी गैप। मतलब देखो, एक तो ये पोटेंशियल है कंट्री के अंदर कि इतना जो जीडीपी है वो हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल आउटपुट। ठीक है, एक होता है पोटेंशियल के इतना पोटेंशियल था, एक होता है एक्चुअल आउटपुट कि इतना पोटेंशियल था बट इतना जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल आप में कैपेबिलिटी है कि आप 12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 12 पढ़ सकते हैं, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी। बट फ्राइडे को कुछ ऐसा हुआ कि आपने 12 ना पढ़ के 10 घंटे पढ़ा, तो ये तो आपका हो गया पोटेंशियल वैल्यू, ये आपका हो गया एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये आपका हो गया एक्चुअल आउटपुट। तो जब हम पोटेंशियल जो था उसमें से हम अगर एक्चुअल को माइनस करेंगे तो हमें आउटपुट एक गैप मिलेगा जीडीपी का। ये गैप इंडिकेट करता है पॉलिसीज जिसको हमें फॉलो करना है, इधर या तो हमें एक्सेलरेट करने के लिए या डिसेलरेट करने के लिए ग्रोथ को। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी क्रूशियल है, डिसाइड करते हैं हम जब पोटेंशियल आउटपुट। सस्टेनेबिलिटी प्राइसेस के टर्म्स में, फिस्कल डेफिसिट के टर्म्स में, करंट अकाउंट डेफिसिट के टर्म्स में, एक्सपोर्ट्स कैन नॉट बी बूस्टेड बाय डीवैल्यूइंग द एक्सचेंज रेट। जैसे कि अगर हमें एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है तो ये हम बूस्ट नहीं कर सकते इसको एक्सचेंज रेट को डीवैल्यू करके, क्योंकि ये डिसफंक्शनल हो सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर नोट एक्यूमुलेटिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक्सेट्रा। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है जो एक्यूमुलेट नहीं करते नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। पोटेंशियल आउटपुट जो है वो है जो इकोनॉमी अचीव कर सकती है, ठीक है, बाय वे ऑफ ग्रोथ इन अ ड्यूरेबल way. It means it is not a level of growth that is achieved by short-term measures like incurring high fiscal deficit, import liberalization for consumption, reduction of interest rate to encourage consumption. Such potential for growth is short-term and is not accepted for public policy normally. ठीक है, ओके। अगर एक्चुअल जीडीपी राइज होती है एंड स्टेज अबाउट पोटेंशियल आउटपुट, पोटेंशियल आउटपुट से बढ़ जाती है हमारी जीडीपी, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव गैप। ये एक इन्फ्लेशनरी है क्योंकि डिमांड एक्सीड्स करती है किसको, सप्लाई को। ठीक है, जो हमारी जीडीपी थी वो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो डिमांड यहाँ पे एक्सीड करती है सप्लाई को,
क्योंकि मनी बहुत ज्यादा है, दैट मे वंस अगेन बी ड्यू टू फिस्कल एक्सेस और रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। तो हो सकता है कि या तो इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन हुआ हो। इन द ऑपोजिट सेट ऑफ कंडीशंस, अगर एक्चुअल जीडीपी जो हमारी है वो पोटेंशियल जीडीपी से कम है, इसको हम नेगेटिव गैप बोलते हैं, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। अगर एक्चुअल जीडीपी हमारी कम थी पोटेंशियल जीडीपी से, जितना हमने हमारे पोटेंशियल था उससे हमने कम ही प्रोड्यूस किया है, तो मतलब हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया है। एम्प्लॉयमेंट इंडिकेशंस दैट आर व्हेन द गैप इज पॉजिटिव, गैप अगर पॉजिटिव है यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, जो ऑल दोज लुकिंग फॉर वर्क फाइंड वर्क एंड इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो राइज। आइडली पोटेंशियल जीडीपी इज नॉट टू बी एक्सीडेड फॉर द रीजंस गिवन अबाउट। तो हमें ये देखना है कि पोटेंशियल जीडीपी जो है उसको हमें एक्सीड नहीं करना है। टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी एंड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आर सुटेबली यूज्ड। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं, सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी आती है, वो हम क्या करें, सूटेबली उसको यूज करें। पोटेंशियल आउटपुट इन द लॉन्ग रन डिपेंड्स ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। पोटेंशियल आउटपुट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, सच एज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, स्किल्स पे, पोटेंशियल लेबर फोर्स पे, जो डिपेंड करता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे, लेवल क्या है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, लेबर प्रोडक्टिविटी है, लिमिट्स दस रिलेट टू नेचुरल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो ये जो है नेचुरल फैक्टर पे भी आपका डिपेंड करता है और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पे भी वो भी रिलेट करता है। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? ओके, सो जीडीपी जीएनपी इसको डिवाइड करते हैं हम बाय मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग ईयर। पर कैपिटा इनकम इज शोन एज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ रिच और पुअर द कंट्रीज। कितना रिच एक कंट्री है या कितनी पुअर एक कंट्री है, ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है पर कैपिटा इनकम से। किससे पता चलता है भाई? पर कैपिटा इनकम से ये हमें पता चलता है। ओके, सो पर कैपिटा इनकम इज शोन एज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ रिच और पुअर द कंट्रीज। कितनी रिच या पुअर एक कंट्री है, ठीक है। इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सो ऑन। हाउएवर लाइक ऑल एवरेजेस, पर कैपिटा इनकम इज इंडिकेटिव। पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिकेटिव है किसका? प्रोस्पेरिटी का, कंट्री का, टू अ लिमिटेड डिग्री, as there can be steep inequality which is often the case of majority of countries. GDP limitations क्या है इसके कवरेज में? जब हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम को, एनकाउंटर करते हैं बहुत सारे कवरेज इश्यूज आते हैं। जैसे जीडीपी है अगर हमारी, तो वो कैप्चर नहीं करती ब्लैक मनी को, विच में बी जनरेटेड बाय टू मीन्स, इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग एंड ऑल्सो बाय अनरिपोर्टेड इनकम्स ड्यू टू द टैक्स एवेजन। जीडीपी सिर्फ व्हाइट मनी को ही कैलकुलेट कर सकती है, ब्लैक मनी को कैलकुलेट नहीं कर सकती। Thus, parallel economy poses a serious hurdle to accurate GDP estimations. Okay, रूरल इकोनॉमी में कंसिडरेबल पोर्शन जो है ट्रांजैक्शंस का वो बार्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो जीडीपी इसको भी कवर नहीं कर सकती। क्वाइट एक लार्ज पोर्शन जो है इकोनॉमी का वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जैसे स्मॉल और मार्जिनल हमारे फार्मर्स है, फिर लैंडलेस लेबरर्स भी है, वेजिटेबल वेंडर्स भी है, डोमेस्टिक हेल्प भी है और सो ऑन। दीज आर आउटसाइड ऑफिशियल जीडीपी एस्टिमेट्स। अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर्स की, तो ये भी जीडीपी के एस्टिमेट से बाहर है। नेशनल इनकम अकाउंट्स डू नॉट इंक्लूड केयर मनी, जैसे डोमेस्टिक वर्क और हाउसकीपिंग, ये भी नहीं इंक्लूड करती। सोशल सर्विसेज जैसे वॉलंटरी एंड चैरिटेबल वर्क, इसको भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो अनपेड है, ठीक है। ये लिमिटेशन है जीडीपी। जीडीपी की लिमिटेशन है ड्यू टू क्वालिटी ऑफ डेटा। ओके, जीडीपी कैप्चर नहीं करती फॉलोइंग क्वालिटेटिव डेटा, जैसे कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट। नेशनल इनकम कैलकुलेशन आर नॉट यूजफुल टू सी कि जहां पे आउटपुट जो है जीडीपी का वो पॉल्यूशन को पोज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज द आउटपुट एंड इट्स मार्केट। लास्ट में सिर्फ हम देख रहे हैं आउटपुट क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है।
फिर आता है पॉवर्टी इज नॉट रिवील्ड, पॉवर्टी भी रिवील नहीं होती है। अगर रिच कंट्री है, इल्यूजन क्रिएट होता है कि एवरीवन एंजॉयज अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। इनइक्वालिटी जो है उसको भी हमने इंडिकेट नहीं किया है, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एस्केप करते हैं कैलकुलेशन को, किसमें, जीडीपी फिगर्स में, एक्सेप्ट एज सेक्टोरल एस्टिमेट्स। ओके, जीडीपी क्या है, एक मेजर है किसका, ग्रोथ का और प्रोग्रेस का नहीं, ग्रोस डोमेस्टिक। जीडीपी इंडिकेट्स करता है ग्रोथ, दैट इज क्वांटिटेटिव। तो क्या मेजर करता है, क्वांटिटेटिव ग्रोथ, जैसे डेवलपमेंट है आपका, प्रोग्रेस है और वेल बीइंग है। ऑन द अदर हैंड फैक्टर जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में ग्रोथ का, एज वी शैल सी अहेड। सीन 10 जीडीपी शोज ब्रॉड नेशनल इनकम, जीडीपी क्या शो करता है, ब्रॉड नेशनल इनकम ग्रोथ इन आउटपुट। साइमन कुजनेट जिन्होंने पायोनियर कर दिया था नोशन किसका, नेशनल इनकम का और जीडीपी का, डिड नॉट ऑफर दिस बेंचमार्क एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर बट ओनली एज अ वे टू क्वांटिफाई, मोनेटाइज एंड कंपेयर। तो उन्होंने सिर्फ एक मेजर की तरह देखा था, किसको करने के लिए, जो क्वांटिफाई कर देता है और क्या कर देता है, बट ओनली एज अ वे टू क्वांटिफाई, मोनेटाइज एंड कंपेयर। ओके, growth, it must be stressed, is a precondition for welfare. Countries with higher GDP often score highly on measures of welfare. जिन कंट्रीज का जीडीपी हाई होता है वो ज्यादा स्कोर कर लेते हैं ऑन किसके मेजर्स पे, वेलफेयर के, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, हावेवर in developed countries में GDP cannot be cited as a measure of progress because it does not value intangibles such as leisure and quality of life। तो अब यहाँ पे सिर्फ हम वो तो देख रहे हैं भाई प्रोडक्ट्स कितना हो रहा है, प्रोडक्शन, लेकिन जो लीजर है, क्वालिटी है लाइफ का, वो तो मेजर हो नहीं रहा है, जो डिटरमिन होता है बहुत सारे क्राइटेरिया से, अदर देन इकोनॉमिक गुड्स लाइक रिलेशनशिप, ठीक है, लैक कितना है स्ट्रेस का, मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है, जेंडर का रिलेशन कितना, क्वालिटी जेंडर रिलेशंस, क्लीन इन्वायरमेंट, कल्चर एटसेट्रा। जब अबव लिमिटेशंस एग्जिस्ट होते हैं जीडीपी मेथड्स में, रीजन फॉर यूजिंग जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग are that it is measured frequently, widely and consistently. It can be undertaken relatively conveniently and global comparisons are feasible. तो ये है कि हमें जीडीपी के साथ साथ इन वैल्यू को भी लेना चाहिए, ठीक है। तो इतना टॉपिक हमने कवर कर लिया आज का। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप प्लीज चैनल अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। देखो मैं आप सब लोगों के लिए इतनी मेहनत करके अपने लंग्स को दुखा के मैं लेक्चर आपके लिए तैयार कर रही हूँ, मैं आपसे कुछ पेमेंट भी नहीं मांग रही हूँ, ठीक है ना, कोई फीस मैं आपसे मांग कुछ और डिमांड है, कुछ और आप चाहते हैं बुक्स के लेक्चर कवर, तो आप प्लीज बताइए, आप बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आप प्लीज शेयर कर दीजिए।